हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं सी शार्प का ये तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेटमेंट्स, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के ऊपर। इस पर आने से पहले मैं आपसे क्या करता हूँ, मैं आपसे इंस्टॉल करवाऊंगा सी शार्प का जो कॉन्सोल एप्लीकेशन का जो वर्कलोड है। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये इंस्टॉल करना हम भूल गए थे, कॉन्सोल एप्लीकेशन का जो वर्कलोड था विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग वही इंस्टॉल करते हैं, सो दैट कि जो नहीं कर पा रहे हैं या जिनको दिक्कत हो रही है इंस्टॉल करने में, उनको दिक्कत ना हो। तो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी इंस्टॉल कैसे करना है वो आपने सेकंड वीडियो में देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपसे एक और वर्कलोड हम लोग इंस्टॉल करवाएंगे, और वो वर्कलोड होगा सी शार्प कॉन्सोल एप्लीकेशन का। सो मैं अपना जो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर है मैं वो खोल लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर खुल जाने के बाद आपको क्लिक करना है इस मॉडिफाई बटन के ऊपर। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस मॉडिफाई बटन के ऊपर तो आपको बहुत सी वर्कलोड्स देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही वर्कलोड्स खुल जाएगा, इसके खुलने के बाद अगर आप देखें डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो आपको सेकंड जो है डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट नाम का वर्कलोड आपको दिख रहा होगा। आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको सिर्फ इस वर्कलोड को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने क्या किया, मैंने कौन कौन से चेक बॉक्स को मैंने क्लिक कर रखा है। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पे, जो मेरे सामने आ रहा होगा मॉडिफाई का। तो आपका क्या होगा, आपके पीसी पर जो सी शार्प कॉन्सोल एप्लीकेशन है, वो जो वर्कलोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उस प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, और आइडेंटिफायर्स क्या होता है। साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक सिंटैक्स होता है किसी भी एक सी शार्प कॉन्सोल एप्लीकेशन का, वो क्या है। और हम बात करेंगे आज असेंबलीज के ऊपर और नेम स्पेसेस के ऊपर। वर्कलोड इंस्टॉल कर लेने के बाद चलिए बनाते हैं पहला कॉन्सोल एप्लीकेशन। और कॉन्सोल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्लिक करना है विंडोज़ पर और लिखना है विजुअल स्टूडियो विच इज़ 2022 कम्युनिटी वर्जन। विजुअल स्टूडियो खोल लेने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे ही खोल लेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा टॉप पे 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो है लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज आप टारगेट करना चाहते हैं। तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं सी लैंग्वेज, सी शार्प लैंग्वेज के अंदर। जो सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो प्लेटफॉर्म की है, तो उस पर आपको क्लिक करना है ऑल प्लेटफॉर्म पे। और जो थर्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो है आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्लिक करना है कॉन्सोल एप्लीकेशन पर। वैसे तो आप सी शार्प का यूज़ कई एप्लीकेशंस को बनाने के लिए करते हो, उसमें वेब एप्लीकेशन भी है, वेब डेवलपमेंट भी है, उसमें विंडोज़ डेवलपमेंट भी है, उसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी है, उसमें आईओटी भी है, मशीन लर्निंग भी है। तो चूंकि ये जो सीरीज़ है वो है किसके ऊपर, वेब डेव के ऊपर, तो मैं क्लिक करूँगा कॉन्सोल पे, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक सी शार्प से। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंसोल पर तो आपको 2 टेम्पलेट्स देखने को मिलेगा। जो पहला टेम्पलेट है वो है कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट कोर, और जो दूसरा टेम्पलेट है विच इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि डॉट नेट कोर जो कि फर्स्ट टेम्पलेट है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जबकि जो आपका दूसरा टेम्पलेट है डॉट नेट फ्रेमवर्क वो विंडोज स्पेसिफिक है। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल नीचे लिखा आ रहा है सी शार्प विच इज द लैंग्वेज विच यू आर गोइंग टू टारगेट, ओके। जो उसके बाद लिखा आ रहा है वो है लाइनक्स, मैकओएस और विंडोज। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये एप्लीकेशन चल जाएगा। तो ये लाइनक्स पे भी चल जाएगा, मैकओएस पे भी और विंडोज पे भी। और जो आखिरी है वो है टेम्पलेट विच इज़ कंसोल। अगर बात करें सेकंड टेम्पलेट की तो वो है डॉट नेट फ्रेमवर्क, इसमें ये लैंग्वेज है सी शार्प।
और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज़ विंडो स्पेसिफिक, ठीक है। और ये है कॉन्सोल। तो आज हम लोग बनाएंगे जो एप्लीकेशन वो होगा डॉट नेट कोर पर। तो आपको क्लिक करना है फर्स्ट टेम्पलेट पे और यहाँ पे आपको लिखना है अपने प्रोजेक्ट का नाम विच इज़ एप्लीकेशन वन, ठीक है। आप लोकेशन चूज कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है वो है प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन दी सेम डायरेक्टरी वाला जो चेक बॉक्स है वो आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे तो आपको पूछेगा कौन सा फ्रेमवर्क विच इज .NET 6। जैसे ही आपने वर्कलोड इंस्टॉल किया था उसी वक्त आपका जो फ्रेमवर्क था, जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क था, वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो ये आपका .NET 6 है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके भी आप जो आपका .NET का जो वर्जन है आप वो चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। .NET माइनस माइनस वर्जन, ये कमांड है, ठीक है। वर्जन चेक करने के लिए कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रखा है अपने पीसी पर। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है 7.0.304। तो जैसे ही मैंने वर्कलोड इंस्टॉल किया था तो उसी में .NET की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट थी वो भी इंस्टॉल हो गई थी। और अगर आपको, जब आप देखेंगे कि जब आप लिखते हैं .NET माइनस माइनस वर्जन, तो अगर आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, अगर आपको उसकी जगह कुछ और दिखा रहा है इस वर्जन दिखाने की जगह, तो मैंने आपको बताया था सेकेंड या फर्स्ट वीडियो में कि आप कैसे .NET SDK भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो आपका चेकबॉक्स है डोंट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स वो अनचेक्ड रहना चाहिए। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पर। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद विजुअल स्टूडियो थोड़ा टाइम लेगा और थोड़े टाइम बाद आपकी जो आईडीई है वो खुल जाएगी। आईडीई खुलने के बाद जो आपका यूआई है वो कुछ इस तरीके से होगा, console डॉट राइट लाइन। तो हम बात करते हैं बेसिक सी शार्प स्ट्रक्चर की। जो आप कॉन्सोल एप्लीकेशन लिखते हो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो आप जो कॉन्सोल एप्लीकेशन बनाते हो स्टार्टिंग ऐसे होती है, नेम स्पेस, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट नेम है। इस केस में मेरा एप्लीकेशन वन है, ठीक है। देन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। उस कर्ली ब्रेस के अंदर आपका कौन सा क्लास है, ठीक है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो कॉन्सोल एप्लीकेशन का तो जो क्लास होता है वो प्रोग्राम ही होता है बाय डिफॉल्ट, और सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर सेम ही होता है, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो और प्रोजेक्ट्स को इस नेम स्पेस में ऐड कर सकते हो, मैं बताऊंगा तरीका, ठीक है। तो ये था पहला नेम स्पेस। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट नेम है विच इज एप्लीकेशन वन। देन आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, एंड देन आपका उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के अंदर आपके अंदर क्या है, एक क्लास है, ठीक है, क्लास प्रोग्राम। और उस क्लास के अंदर क्या है, एक स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है। तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, सी शार्प प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो मेन फंक्शन का जो पहला लेटर है एम वो कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि जो सी शार्प है वो केस सेंसिटिव है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर एक सी, जो भी आप कॉन्सोल एप्लीकेशन बनाओगे उसका एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से होता है, ठीक है। अब नेम स्पेस क्या है, अपने आप में क्या है, ये एक कंटेनर है। नेम स्पेस समझ लो कि एक ऐसा कंटेनर है जिसमें आप बहुत सी क्लासेस को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। बहुत सी क्लासेस आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उन क्लासेस में बहुत से फंक्शंस, या हम उसको बोलते हैं सी शार्प में मेथड्स, उस क्लासेस में बहुत से मेथड्स हो सकते हैं और उन मेथड्स में बहुत से स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये एक लाइन ऑफ कोड्स है, ठीक है। ये एक लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि कोई भी हो सकता है, आप कोई एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो या आप कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, वो एक स्टेटमेंट हो गया। या आप
कुछ करके, वैसे तो हम बात करते हैं console डॉट राइट लाइन या console डॉट रीड लाइन, ठीक है? तो ये क्या है? ये अपने आप में स्टेटमेंट है। आप या तो कुछ करवा रहे हो या कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो फंक्शंस के अंदर स्टेटमेंट्स होता है, क्लासेस के अंदर फंक्शंस भी होती हैं, प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और नेम स्पेस के अंदर बहुत सी क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है? तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सी शार्प प्रोग्राम का, ठीक है? तो ऐसा समझो कि नेम स्पेस क्या है? अपने आप में एक कंटेनर है, उस कंटेनर में प्रोग्राम नाम का क्लास है, और उस प्रोग्राम नाम की क्लास में क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है? तो सी शार्प की जो एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से होता है, ठीक है? और इसी मेन फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ console डॉट राइट लाइन हेलो यूट्यूब फैमिली, ठीक है? मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, और ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इस स्टेटमेंट में देखो, अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है? ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है? हो सकता है आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, वो भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है? आप कुछ वैल्यू हो सकता है रिटर्न कर रहे हो, फंक्शंस में ऐसे ही होता है, फंक्शन में आप पैरामीटर्स लिखते हो, आप फंक्शन में आप कुछ पैरामीटर्स आप भेजते हो, और उसके बदले में आप कुछ फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है, तो वो भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हम इस स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, हम इस स्टेटमेंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सोल नाम की क्लास का यूज कर रहे हैं, और उस कॉन्सोल नाम के क्लास में एक राइट लाइन नाम का फंक्शन है, और उस फंक्शन में आपने क्या किया? एक स्ट्रिंग को पास किया। अब हमेशा एक स्ट्रिंग को जब आप पास करोगे तो वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही पास करोगे, ठीक है? सो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है? तो थोड़ा टाइम लेगा, जैसे ही बिल्ड सक्सीड होगा आपको दिखेगा हेलो यूट्यूब फैमिली। तो मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली एक इंटरफेस है जिसका यूज करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ भी करवा सकते हो। आप अपने प्रोग्राम, आपका जो आपने जो प्रोग्राम लिखा है, आप उस प्रोग्राम में क्या कर सकते हो? इस इंटरफेस का, इस कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके यूजर से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, या इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आप कोई भी वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो सकता है कोई स्ट्रिंग हो या कोई वेरिएबल हो, ठीक है? तो ये क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट एक इंटरफेस है, ठीक है, यूजर और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है? तो कॉन्सोल क्लास वही करता है, ठीक है? इस कॉन्सोल क्लास का तीन काम है। एक काम है कि हो सकता है या तो ये वैल्यू ले यूजर से, या तो कोई वैल्यू डिस्प्ले करे, या एरर डिस्प्ले करे। क्या दिक्कत हुई जिस वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं हो पाया। कॉन्सोल का तीन काम है, आप अक्सर कॉन्सोल क्लास का यूज इसीलिए करते हो, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बोला, कॉन्सोल तीन चीज के लिए, एक तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पे कोई वैल्यू डिस्प्ले करना हो गया, या कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके कोई वैल्यू लेनी हुई यूजर से तो आप वो कर सकते हो, ठीक है? या कोई भी जो आपका जो एरर है ना, जैसे आपने कोई गलती कर दी, कोई सिंटैक्स एरर आपका हो गया, तो वो एरर कहाँ पे हुआ, किस लाइन पर हुआ, वो डिस्प्ले करने के लिए आप अक्सर कंसोल का यूज करते हो, ठीक है? तो देखो, बहुत साफ सीधी बात है, जो कंसोल है यहाँ पे, ये जो कंसोल क्लास है वो सिस्टम नाम के नेम स्पेस में डिफाइंड है। ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था। आपको क्लिक करना है कंट्रोल ऑल्ट और एल, आपको तीनों को होल्ड करके रखना है, ठीक है? आप देखेंगे कि बिल्कुल राइट हैंड साइड में आपका खुल जाएगा एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर पेन। तो उस सोल्यूशन एक्सप्लोरर पेन के अंदर आप देखेंगे कि आपका सोल्यूशन एप्लीकेशन वन है। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, हर एक एप्लीकेशन के अंदर, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक सिंगल सोल्यूशन फाइल होगी, और उस सिंगल सोल्यूशन फाइल के अंदर एक एप्लीकेशन वन नाम का प्रोजेक्ट है, ठीक है? विच इज ए सी शार्प प्रोजेक्ट। तो ये जो फाइल है ये होगी, इस फाइल का नाम होगा एप्लीकेशन वन डॉट सी एस प्रोज, ऐसे करके PROJ होता है, ठीक है? तो एप्लीकेशन वन डॉट सी एस प्रोजेक्ट, ये आपका फाइल एक्सटेंशन हो गया, ठीक है?
तो किसी भी एक एप्लीकेशन में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर विच इज एप्लीकेशन वन प्रोजेक्ट के अंदर आपको दो नोड्स देखने को मिल रहे हैं। जो पहला नोड है वो है डिपेंडेंसीज का। जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक एनालाइजर्स और फ्रेमवर्क्स, और दूसरा आपका होगा क्लास, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम क्लास हो गया, ठीक है, ये आपका क्लास हो गया। जब आप एक्सपैंड करोगे फ्रेमवर्क नाम के नोड को, तो आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर डॉट एप्लीकेशन। जब आप उसको भी एक्सपैंड करोगे तो आपको बहुत सी असेंबलीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब भी आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हो, चाहे वो डॉट नेट कोर में बना रहे हो, चाहे वो डॉट नेट फ्रेमवर्क में बना रहे हो, विजुअल स्टूडियो क्या करता है आपके लिए, कुछ जो बेसिक असेंबलीज होती हैं जिनका यूज अक्सर कंसोल एप्लीकेशंस में होता है, वो उसे पहले ही क्या कर लेगा, इंक्लूड कर लेगा आपके प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे सिस्टम नाम का असेंबली भी है, इसमें एम एस कोर नाम की असेंबली भी है, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट कलेक्शन नाम की असेंबली भी है, सिस्टम डॉट कॉन्सोल नाम की असेंबली भी है, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप यूज कर रहे हो सिस्टम डॉट कॉन्सोल नाम की असेंबली ही, ठीक है। तो ये जो कॉन्सोल क्लास है ये किसमें डिफाइन है, ये डिफाइंड है सिस्टम नाम के नेम स्पेस में। जैसा कि मैंने बोला कि नेम स्पेस कुछ नहीं है, ये कंटेनर है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अगर आप बहुत सी क्लासेस को एक ही असेंबली में डाल दोगे ना, तो एज ए डेवलपर अगर आपको उस क्लास के अंदर किसी एक सिंगल क्लास में अगर आपको किसी एक मेथड को चेंज करना हुआ, तो ऐसे में क्या करोगे, अगर आपको चेंज करना होगा तो आप पूरी असेंबली को उठाओगे, और उसके बाद फिर उसके अंदर आप क्लास ढूंढोगे, उसके बाद आप मेथड ढूंढोगे, तो वो एक डिफिकल्ट काम हो जाएगा। उससे अच्छा काम है कि आप क्या करो, मल्टीपल असेंबलीज बना लो और क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ऐसे में जो क्या होगा ना कि आप क्लासेस को, और जो कह सकते हो कि जो आपकी फंक्शंस है, क्लासेस है, आप उनको इजीली हैंडल कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे, आपको बहुत सी असेंबलीज देखने को मिलेंगी, माइक्रोसॉफ्ट डॉट सी शार्प, माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल बेसिक, ये सारी असेंबलीज हैं, ठीक है। और इन असेंबलीज में बहुत सी क्लासेस हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कॉन्सोल क्लास की, जो कि डिफाइंड है इस सिस्टम नाम के नेम स्पेस में, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाते ही विजुअल स्टूडियो ने आपके लिए सिस्टम नाम की जो असेंबली है वो पहले ही इंक्लूड कर दी है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको वापस से क्या करेंगे, आप चाहे तो इस कोलैप्स पे क्लिक कर सकते हैं, कोलैप्स ऑल पे, तो ये जो भी आपने नोट्स एक्सपैंड की थी वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, जैसे कि मैंने ऐसे किया। मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, तो ये था, ठीक है। तो मैंने बोला जो पहला चीज है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है लाइंस ऑफ कोड। हो सकता है आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो सकता है आप कुछ करवा रहे हो, ठीक है। सिस्टम जैसे कि अभी हमने देखा कि कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, ये अपने आप में क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि क्या कर रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट पे एक स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एज खोलता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं एज खोलने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा और वो बहुत ज़रूरी है, और आपको बहुत मदद करेगी वो चीज़ जब आप एप्लीकेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ सिस्टम नेम स्पेस, सिस्टम सी शार्प। जैसे ही आप खोल लेंगे सिस्टम सी शार्प, तो ये सिस्टम नाम के नेम स्पेस के अंदर देखो, तो ये डॉट नेट 7 वर्जन है, और ये आपका सिस्टम नाम का नेम स्पेस है। देखो, आप देख रहे हो एक्शन, ये अपने आप में एक डेलीगेट है। हम बात करेंगे आगे चल के डेलीगेट्स क्या होता है, इंटरफेसेस क्या होता है। तो ये आपका जो आप देख रहे हो ना, सिस्टम के अंदर जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, ये सिस्टम कंटेनर हो गया, ठीक है। इस सिस्टम में आपकी बहुत सी क्लासेस हो गई। एक्सेस वायलेशन एक्सेप्शन, ये अपने आप में एक क्लास है, एक्शन अपने आप में क्लास है, ठीक है। तो आपको बहुत सी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। क्लासेस हो गई, इसमें कुछ मेथड्स हैं, कुछ आप कह सकते हो इंटरफेसेस हैं, हम बात करेंगे आगे चल के इस बारे में, और ठीक है। तो उसी सिस्टम नाम के नेम स्पेस में अगर आप देखो तो कॉन्सोल नाम का क्लास आपको देखने को मिलेगा,
ये रहा कॉन्सोल। जब क्लिक करोगे कॉन्सोल पे, नाउ मैं जो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ वो ये, मैं और थोड़ा जूम करता हूँ ना। ये कॉन्सोल क्लास है, ठीक है, जो कि सिस्टम नाम के नेम स्पेस में डिफाइन कर रखा है मैंने, मतलब जो डेवलपर है उसने किया है। नाउ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट डीएलएल ये अपने आप में एक असेंबली हो गई, ठीक है। तो प्रोग्रामर ने क्या किया होगा, प्रोग्रामर ने वही क्या किया होगा, उसने कोई एक प्रोग्राम लिखा होगा और उसने उसका नाम दिया होगा सिस्टम, ठीक है। और जैसे ही उसने सिस्टम नाम दिया उस प्रोजेक्ट का, ठीक है, तो उसने उसमें एक क्लास डिफाइन की होगी कॉन्सोल नाम की, ठीक है। अब जब जब उसने इस पूरे प्रोजेक्ट को जब उसने कंपाइल किया, तो वो एक असेंबली में कन्वर्ट हो गई, जिसका एक्सटेंशन है डॉट डीएलएल, विच इज डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये सिस्टम डॉट कॉन्सोल नाम की, सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट डीएलएल नाम की पूरी एक फाइल है, ठीक है। ये असेंबली फाइल है जो डॉट नेट कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइल किया, ठीक है। और वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपका जो एक बेसिक सी शार्प प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपका जो नेम स्पेस है वो एक एप्लीकेशन वन है, और जो आपका क्लास है वो है प्रोग्राम। तो अक्सर क्या होता है, जो डॉट नेट कंपाइलर है वो क्या करता है, प्रोग्राम को क्या करता है, कंपाइल करता है असेंबलीज में, ठीक है। वो क्या करता है, प्रोग्राम इस पूरे शीशा प्रोग्राम का करेगा, कंपाइल करेगा असेंबलीज में। बेसिकली आपका ये जो क्लास है ना, क्लास प्रोग्राम, इसको कंपाइल करेगा असेंबलीज में, ठीक है। असेंबलीज में कंपाइल करने के बाद आप चाहो तो उसको किसी और प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो या किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सो दैट कि कोई और डेवलपर उसका यूज कर पाए। जैसा कि अगर हम बात करें इस केस में, अगर आप देखो तो किसी डेवलपर ने सिस्टम नाम का नेम स्पेस लिखा होगा, ठीक है, उसने प्रोजेक्ट बनाया होगा, और वही सिस्टम नाम का जो आपका असेंबली है वो क्या किया, हम लोग इस विजुअल स्टूडियो ने क्या किया, इंक्लूड किया यहाँ पे। और जब उसने इंक्लूड किया उस असेंबली को, असेंबली को इंक्लूड करने के बाद आप क्या कर पा रहे हो, कॉन्सोल नाम का क्लास आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है। आप क्या कर पा रहे हो, कौन सा नाम का क्लास आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है। क्लास का नाम कौन सा क्लास है, एंड देन एक पीरियड होता है डॉट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो डॉट लिखने के बाद आपको ऐसे कई फंक्शंस का पता चलेगा और प्रॉपर्टीज का पता चलेगा, लाइक कॉन्सोल डॉट, जैसे आप लिखोगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिल रही है ना। तो इसमें, तो जैसे ही आप डालेंगे कॉन्सोल डॉट, ये डॉट नहीं, इसको हम बोलते हैं पीरियड, ठीक है। तो जैसे ही आप पीरियड डालेंगे तो आपके सामने एक जो आपका इंटेलिजेंस है क्या करेगा, इंटेलिजेंस क्या करेगा, वो सारे सजेशंस, ठीक है, हो सकता है। देखो होता क्या है कि ना, इंटेलिजेंस क्या करता है, जो भी चीज़ आपने लिखी कॉन्सोल लिख दिया, तो कॉन्सोल को देख के उसके पीरियड के साथ में लगने वाले जितने भी फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इवेंट हैंडलर्स हैं, वो क्या करेगा, उसको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करेगा। तो आप वहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है, अपर और लोअर कीज का यूज करके, कि आपको कौन सा मेथड, कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा इवेंट हैंडलर आपको चूज करना है। विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी के अंदर जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, मेथड्स अक्सर उनका जो सिंबल है वो पर्पल क्यूब होता है, ठीक है। तो मेथड्स क्या है, बेसिकली अगर आपने सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की है तो उसमें आपने पढ़ा होगा फंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वो एक ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का, वो एक ब्लॉक है कोड का, ठीक है, जो कुछ काम कर रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल सेम जैसा सी प्लस प्लस में होता है, वैसा ही सी शार्प में मेथड्स होता है, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। जैसा कि अगर आपने देखा राइट लाइन का, तो राइट लाइन क्या करता है, बेसिकली आपसे कोई भी एक स्ट्रिंग लेगा या कोई वैल्यू लेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। तो मेथड्स को आइडेंटिफाई करने का जो एक सिंबल है वो है एक पर्पल क्यूब, ठीक है। तो पर्पल क्यूब क्या करता है, एक मेथड को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से ये सिंबल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। और जो अगर आप देखो तो इसमें एक इवेंट हैंडलर भी है, विच इज कैंसिल की प्रेस। इवेंट हैंडलर क्या करता है, जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हो,
या आपने बहुत सी विंडोज़ एप्लीकेशंस यूज़ की होंगी, आपने वर्ड यूज़ किया होगा, आपने पावर पॉइंट यूज़ किया होगा। तो उनमें जब भी आप किसी भी एक बटन पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है? हो सकता है कि जब आपने एक बटन क्लिक किया तो आपको प्रॉम्प्ट आया, कोई एक जो मैसेज बॉक्स होता है, वो प्रॉम्प्ट हुआ आपकी स्क्रीन पर, ठीक है? तो इवेंट हैंडलर क्या करता है? इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? आप किसी भी एक बटन पर क्लिक करते हो तो उसके पीछे की जो सर्वर साइड होती है ना? जो आपका सर्वर साइड होता है, जो बैकएंड होता है उसके पीछे का, वो क्या करेगा? जैसे ही बटन क्लिक करोगे वैसे ही वो क्या करेगा? जो फंक्शन है वो उसको इन्वोक करेगा, ठीक है? हो सकता है कि आपका एक कोई बटन क्लिक जैसे आपने किया तो आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट आया, ठीक है? और प्रॉम्प्ट पे लिखा है हेलो नेवियर, हाउ आर यू, ठीक है? तो जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया उसने कोई फंक्शन इन्वोक किया, उसने कोई मेथड इन्वोक किया, उसने कोई फंक्शन को कॉल किया कि आजा भाई कोई बुला रहा है हमें। तो जैसे ही उसने उस फंक्शन को कॉल किया तो वो फंक्शन में आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा, जैसा कि एक डायलॉग बॉक्स का ऊपर आना आपके स्क्रीन पर, उसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। अगर मैं आपको दिखाऊं तो राइट साइड में अगर आप देखो स्क्रीन पर तो आपको दिख रहा होगा कि इवेंट हैंडलिंग होती क्या है, ठीक है? चलिए गाइस, तो बात करते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स वो कमांड्स हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? या आप कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि तुम ये काम करो और या ये करो, ठीक है? अगर आप देखो तो आपके पास एक जो मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उस मेन फंक्शन में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है? जो इंटीजर टाइप का है। उसकी दूसरी लाइन में अगर आप देखो तो आपने क्या किया है? आपने यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ किया राइट लाइन, जो क्या करेगा? स्ट्रिंग लेगा और वो डिस्प्ले करेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है? थर्ड स्टेट में वही सेम काम कर रहा है। तो ये आपने क्या कहा? आपने कंपाइलर को बोला कि एक एक्स नाम का वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसके लिए क्या करनी है? तुम्हें मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है? तो पहला काम कंपाइलर वो करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद राइट लाइन मेथड में आपने जो स्ट्रिंग पास की है वो उसको डिस्प्ले करेगा, और थर्ड स्टेटमेंट में वही करेगा। इट मीन्स कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो ना कहीं कंपाइलर को वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ठीक है? तो वो क्या है एक्चुअली में? स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स कमांड है जो बेसिकली इंस्ट्रक्ट कर रहा है कंपाइलर को कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है? हो सकता है आप कोई वेरिएबल में आप कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, या आप कंपाइलर को बोल रहे हो कि मुझे इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करके या रीड लाइन मेथड का यूज़ करके मुझे कोई वैल्यू यूज़र से लेनी है। हम बात करेंगे रीड लाइन के बारे में और राइट लाइन के बारे में अभी कुछ टाइम में। तो समझ में आ गया होगा कि जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है? वो कमांड्स हैं, ठीक है? अब किसी भी मेथड में आप क्या करते हो? आप स्टेटमेंट्स ही तो लिखते हो। आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो किसी भी एक वेरिएबल को, तो वो स्टेटमेंट्स ही हो गया, ठीक है? या आप बोल रहे हो कंपाइलर को कि मुझे ये स्ट्रिंग कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट करके दो, ये भी अपने आप में क्या हो गया? ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है? तो बेसिकली क्या है? मेथड्स क्या है? मेथड्स में एक्चुअली अपने आप में एक स्टेटमेंट्स है, एक कलेक्शन है, ठीक है? एक नेम्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स है। मेथड क्या है? एक नेम्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स है, ठीक है? तो जो पहला रूल है स्टेटमेंट्स का वो ये है कि आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो उसकी एंडिंग होनी चाहिए किससे? सेमी कॉलन से। उसकी एंडिंग किससे होनी चाहिए? सेमी कॉलन से। जब आप ये सेमी कॉलन हटाते हो तो जो आपका कंपाइलर है वो इंस्ट्रक्ट करता है। अगर आप खोलो इस एरर विंडो को, ठीक है? ये आपका क्या है? ये आपका लोअर पेन है जहाँ पे एरर्स और वार्निंग्स क्या होती हैं? आपको शो होती हैं। सो ये जो आपका एरर एंड विंडो पेन है, अगर आप देखो तो इसमें आपको वो, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा हाँ एरर है कहाँ पे। तो एरर जो कि 9th लाइन में है, अगर आप यहाँ से भी देखो तो दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप देखो तो लिखा है फाइल कौन सी है और कौन से लाइन में आपको वो एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो अगर आप देखो तो ये
जैसे ही आप लगाओगे सेमीकोलन तो वो एरर हट जाएगा, ठीक है। और दूसरा वार्निंग आ रहा है वो ये कि जो आपने वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया है वो आपने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान सी शार्प में रखना होता है कि आप जो भी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो वो, आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसका आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब भी हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में, ठीक है, हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में, जब आप क्लासेस का जब आप इंस्टेंस बनाओगे या जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो वो क्या होती है, वो स्टोर होती है हीप के अंदर। दो तरह की मेमोरी होती है, एक होता है स्टैक और एक होता है हीप, ठीक है। स्टैक में जनरली आपके जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो स्टोर होते हैं, हीप में मोस्टली जो रेफरेंस टाइप है सी शार्प के अंदर वो स्टोर होते हैं, ठीक है। ठीक है, जो रन टाइम पे आपको क्या करना होता है, रन टाइम पे जो आपको मेमोरी एलोकेट करनी होती है वो हीप में ही होती है, ठीक है। तो यही चीज़ है, जब भी आप किसी भी क्लास का इंस्टेंस बनाओगे या जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि डॉट नेट का, सॉरी सी शार्प का एक फीचर है डॉट नेट कोर का, ठीक है ना, वही सी शार्प का एक फीचर है गार्बेज कलेक्टर, और वो यही चेक करता है कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो आपने डिक्लेयर तो किया बट आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसका मेन काम ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी आप तक पहुँचा पाए, ठीक है। तो जब वो मेमोरी जब रिक्लेम कर रहा होता है ना तो उसमें वो चेक करता है कि कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डिक्लेयर तो हुए हैं बट यूज़ नहीं हुए हैं। तो वो क्या करेगा, वो उसे फ्री कर देगा। तो फ्री करने पे जो मेमोरी रिलीज़ होगी वो उल्टा आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो सी शार्प में ये फीचर है गार्बेज कलेक्टर का, हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। और हम कुछ क्लासेस हम लोग यूज़ करेंगे जीसी की, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर की हम क्लासेस यूज़ करेंगे और उसके मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गार्बेज गार्बेज कलेक्टर एक फीचर है अपने आप में सी शार्प के अंदर, ठीक है, डॉट नेट के अंदर। और उस फीचर का यही काम ही है कि आपको अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है मेमोरी को मैनेज करने के लिए, वो काम गार्बेज कलेक्टर कर रहा है, ठीक है। वो यही चीज़ देख रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपने अगर किसी क्लास का इंस्टेंस बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो क्या आपने उसे यूज़ किया है, और अगर यूज़ नहीं किया तो वो क्या करेगा, वो उसको फ्री कर देगा। फ्री करने के बाद जैसी जो मेमोरी उसकी रिलीज़ होगी वो मेमोरी आपके उल्टा हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये फीचर होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और एक बहुत अच्छा फीचर भी है, ठीक है। हम बात करेंगे और डिटेल में गार्बेज कलेक्टर के बारे में भी। तो मैंने आपको बताया स्टेटमेंट्स क्या होता है, बेसिकली ये कमांड्स होते हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि जो मेथड है, मेथड की बॉडी बनती ही स्टेटमेंट से है। और जो तीसरी चीज़ मैंने बताई वो ये कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो स्टेटमेंट्स की एंडिंग है वो एक सेमीकोलन से होती है, ठीक है। नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका जो कंपाइलर आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप क्या करो, वो सेमीकोलन लगाओ, ठीक है। बहुत साफ सीधी बात है। तो चलिए बात करते हैं आइडेंटिफायर्स के ऊपर। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, तो आपके सी शार्प प्रोग्राम में आप देख रहे हो कि आपके पास बहुत से एलिमेंट्स हैं। एक आपके पास नेम स्पेस है, आपके पास क्लास है, आपके पास स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है, और उस स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है। अभी हमने इससे पहले कुछ टाइम पहले हमने बात की थी सिस्टम नेम स्पेस की, ठीक है। ऐसे तो डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में बहुत से नेम स्पेसेस हैं, ठीक है। तो उन नेम स्पेसेस को आप कैसे पता कर पा रहे हो कि अच्छा, अगर आपको किसी एक स्क्रीन पर या कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आपको कोई एक वैल्यू प्रिंट करवानी है या कोई वैल्यू लेनी है, या अगर आपको बीप करना है कोई साउंड को, ठीक है, एक बीप फंक्शन होता है, ठीक है, सिस्टम नाम के नेम स्पेस में वो मेथड है। तो ऐसे तो सिस्टम नाम के नेम स्पेस में बहुत सी क्लासेस हैं, ठीक है। तो अब ऐसे थोड़ी कि उन सभी क्लासेस का आप सेम नेम रखोगे, सबका अलग 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 नाम रखोगे, ठीक है। उसी में क्लास है, उसी में कैरेक्टर भी है, तो अलग अलग नाम रखोगे सबका, सो दैट कि आपको इजी हो उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में कि अच्छा कौन सी क्लास का क्या काम है। जैसे कॉन्सोल क्लास का काम है इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और एरर स्ट्रीम के लिए, ठीक है।
आप उन्हीं क्लासेस का यूज करोगे, कॉन्सोल का यूज करोगे, तो आपने उसका नाम रख दिया कॉन्सोल। कि अच्छा, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जब भी आपको कोई भी एक वैल्यू प्रिंट करनी होगी कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो आप कॉन्सोल क्लास का यूज करोगे। ठीक है। तो नेम स्पेस कौन सा है? सिस्टम है। क्लास कौन सा है? कॉन्सोल है। मेथड कौन सा है? राइट लाइन है। तो आपके लिए नेम करना इजी हो गया है। ठीक है, नेम करने से क्या होगा, आपके लिए इजी होगा उसको यूज कर पाना अपने प्रोग्राम के अंदर। उसी तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर, इस सी शार्प प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखो, तो नेम स्पेस अपने आप में क्या है? नेम स्पेस अपने आप में एलिमेंट है, जिसको हम बोलेंगे आगे चल के कीवर्ड है। ठीक है। अक्सर देखना, हम बात करेंगे अभी कुछ देर में कीवर्ड्स की भी। कीवर्ड्स हमेशा विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी में और वीएस कोड के अंदर हमेशा आपको ब्लू कलर में देखने को मिलता है। नेम स्पेस अपने आप में कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, स्टैटिक, वॉइड, इंट अपने आप में कीवर्ड है। ठीक है। तो जब आप इन कीवर्ड्स को जब आप नेम करते हो, जो आप नेम्स का यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं क्या? हम उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, है ना? तो किसी भी एक प्रोग्राम को बनाते वक्त आप जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स को जब आप नेम करते हो, तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स का एक नेमिंग कन्वेंशन होता है। ठीक है। वो क्या होता है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ। तो फर्स्ट नेमिंग कन्वेंशन है आइडेंटिफायर का, वो है कि आपको लेटर्स का यूज करना है। ठीक है, आपको लेटर्स का यूज करना है। ठीक है, सॉरी, आपको लेटर्स का यूज करना है। और कौन से लेटर्स का? अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स का आपको यूज करना है। आप चाहो आप चाहो तो आप अंडर स्कोर का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप अंडर स्कोर का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो आप अंडर स्कोर का यूज कर सकते हो। और जो थर्ड चीज आप जो यूज कर सकते हो किसी भी एक आइडेंटिफायर को नेम करने के लिए, वो है आपका क्या? नंबर्स। आप नंबर्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जो आपके वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं वो कुछ ये होंगे। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल वन। ठीक है, ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। या अंडरस्कोर, सॉरी, अंडरस्कोर वैर वन, ये आपका आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, जो आपके वैलिड है। ठीक है। कभी भी जो आपके इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक लाइन और एक्सटेंड करके, यहाँ पे लिखूँ वैलिड आइडेंटिफायर्स, तो वो आपके ये हो गए। ठीक है, ये आपके वैलिड आइडेंटिफायर्स हो गए। ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, वैर वन। ठीक है, ये आपके वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। जो इनवैलिड है, जो इनवैलिड है वो कौन कौन से हैं? जो आपके इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, वो है वो है आपके नाइन वैर। ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो स्टार्टिंग है वो या तो अंडरस्कोर से हो या लेटर से हो। ठीक है, कभी भी नंबर से नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये चीज समझ में आया। और चूंकि सी शार्प केस सेंसिटिव है, क्योंकि सी शार्प क्या है? सी शार्प केस सेंसिटिव है। ठीक है। सो अगर आप देखो, तो वैर वन और कैपिटल वी ए आर वन, ये अपने आप में जो दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, ये अलग अलग है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये आपके कुछ रूल्स थे आइडेंटिफायर को नेम करने का। और मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफायर्स का यूज करके आप जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, या आप क्या, हम बात करेंगे कीवर्ड्स की, आप उन कीवर्ड्स को क्या कर सकते हो? नेम कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखो, आपने नेम स्पेस, फिर उस प्रोजेक्ट का जो नाम था एप्लीकेशन वन, ये एक आइडेंटिफायर है। उसी तरीके से ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है। और आपको आपको इन रूल्स का फॉलो आपको करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप एक आइडेंटिफायर को नेम करते हो। तो आप कह सकते हो कि ये आपका नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, ये आपका क्या है?
ये आपका नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन फॉर आइडेंटिफायर, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल अपने आप में एक बॉक्स है जिसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब वो बॉक्स का भी टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर में डेटा टाइप। हो सकता है वो इंटीजर हो। सी शार्प के केस में इंटीजर के अलावा और भी इसकी मतलब टाइप्स हैं। 16 बिट इंटीजर है, 32 बिट इंटीजर है, 64 बिट इंटीजर है, 128 बिट इंटीजर है, स्ट्रिंग हो गया, बूल, कैर, ठीक है, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग, डबल, डेसिमल, ठीक है। तो ये आपके हो गए डेटा टाइप्स। तो क्या होता है जब भी आप कोई एक प्रोग्राम लिखते हो तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, जो भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो उसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है, उस वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। उस वेरिएबल के लिए क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। वो भी कहाँ करता है, स्टैक में, ठीक है। हीप में क्या होता है, हीप में एक्चुअली में जो आप क्लासेस बना रहे हो, क्लासेस की जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, जो इंस्टेंस है, वो हीप में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जो आप वेरिएबल्स बनाओगे वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है स्टैक के अंदर, ठीक है। तो जो सिंटैक्स है किसी भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वो है डबल स्लैश लाइन का यूज करके हम लोग किसी भी लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट करने का मतलब है कि जो आपका कंपाइलर है वो उस कमेंट आउट किए गए लाइन को इग्नोर कर देगा, ठीक है। यानी कि दो स्लैश लाइन के बाद आपने जो भी लाइन लिखी है उसको कंपाइलर क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। वो उसको मतलब एग्जीक्यूट करेगा, बट उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, ठीक है। वो आगे बढ़ जाएगा अगली लाइन पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। आप सिंगल लाइन कमेंट का मतलब सिंगल लाइन कमेंट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, डबल स्लैश लाइन डालकर। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप अपने कोड को ऐसे बीच में डाल सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है क्या, सिर्फ सिंगल लाइन को आपने क्या किया, इग्नोर किया है, और आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कंपाइलर को कि इसे इग्नोर करो, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट मत करना। दूसरी बात, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा आपको लाइंस चाहिए हो, ठीक है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम बात कर रहे थे डेटा टाइप, सॉरी, वेरिएबल्स की। तो जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है वो होता है, पहले आएगा आपका डेटा टाइप, एंड देन आपका फिर आएगा वेरिएबल नेम, एंड देन चूंकि ये स्टेटमेंट है तो इट विल एंड विथ सेमी कॉलन, ठीक है। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, और इट विल एंड विथ सेमी कॉलन। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना, सी शार्प कंपाइलर आपको वार्न करेगा जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है, लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना है, आपको वेरिएबल को क्या करना है, इनिशियलाइज भी करना है, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद उसको भी एंड करना है सेमी कॉलन के साथ में। तो ये तो तरीका हो गया कि आप कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी टाइप का क्यों ना हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, डबल हो, कैर हो। आप वहां पे उसको रिप्लेस करो इससे, डेटा टाइप से, और आप अपना नाम रख दो वेरिएबल नेम। तो चलिए बात करते हैं क्या कन्वेंशन होगा वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने का। तो मैं ये कहूंगा कि यूज अंडर स्कोर डोंट यूज अंडर स्कोर at the
starting of the at the starting of the variable name. Don't use underscore at the starting of the variable name. क्योंकि पता है क्या ये इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या होता है ना कि जब आप कोई भी कोड कंपाइल करते हो, आपका ये जो सी शार्प कोड जब आपने कंपाइल किया, तो ये एक उस लेयर पे पहुंचेगा जहां पर, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जहां पर ये सी शार्प प्रोग्राम और और प्रोजेक्ट से बात कर सकता है जो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर लिखा है सी प्लस प्लस में, कोई लिखा है विजुअल बेसिक में, तो क्या होगा कि जो सी शार्प प्रोग्राम है ना, वो उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकता है वो, और उस लेयर को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। बट जब आप अंडरस्कोर का यूज करोगे, तो जो इंटर ऑपरेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। आप फिर वो जो फीचर है कि यार, अगर आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा है, लाइक अगर आप एक विंडो एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो उसमें आप सी शार्प का यूज भी कर सकते हो और सी प्लस प्लस का भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब इतने फिट बैठते हैं ना एक साथ, बिल्कुल एक दूसरे के लिए इतना फिट है ये, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अंडरस्कोर का यूज करने से वो सारा खेल खराब हो जाता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि डोंट यूज अंडरस्कोर एट द स्टार्टिंग ऑफ द वेरिएबल नेम। जो दूसरा है वो है, आपको यूज करना है, यूज यूज लोअर केस लेटर्स, यूज लोअर केस लेटर्स, ठीक है। और जो यूज, अच्छा, डोंट यूज अंडरस्कोर, और एक चीज और, आपको नंबर्स भी नहीं लगाना, ठीक है, स्टार्टिंग में। और जो थर्ड है वो है यूज कैमल केस नोटेशन। कैमल केस, अब सभी ने ऊंट देखा है। ऊंट में क्या होता है, कैसे उसकी जो पीठ होती है वो बिल्कुल उठी हुई होती है। सेम वेरिएबल को डिक्लेयर करने का भी होता है, ठीक है। एक वर्ड उसमें आपका कर दो, उठा दो, ऐसे। तो इसको बोलते हैं कैमल केस नोटेशन। सी सी प्लस प्लस में होता है हंगेरियन नोटेशन, ठीक है। तो आप कैमल केस नोटेशन का यूज कर सकते हो। तो ये तो तरीका था किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, असाइन करने का। असाइन कैसे करोगे? इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। असाइन कैसे करोगे? असाइन करोगे इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर नाम का, और उसका नाम है एक्स, और मैंने इसको एंड किया सेमी कॉलन के साथ में, देन आगे चल के मैंने इसको साइन किया वैल्यू 68, ठीक है। तो ये आपका तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके कोई भी वैल्यू असाइन करने का, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इस वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इस वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हो राइट लाइन मेथड का यूज करके, ठीक है। राइट लाइन मेथड का यूज करना है, और आपका जो ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, उसके अंदर आपको वेरिएबल का नाम डालना है, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप ऐसे उस वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। अगर आप देखो, तो आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन पर वो वैल्यू जो 68 है वो प्रिंट हो गया है कि नहीं? ये देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीका तो वैल्यू को प्रिंट करने का ये है, दूसरा एक और है जिसको हम बोलते हैं डॉलर साइन, ठीक है। देखो, हम कह सकते हैं कि द वैल्यू, ठीक है, मैं वापस आपको लिख के दिखाता हूँ कोड। द वैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड देन मैं यूज कर रहा हूँ प्लस साइन का, एंड देन एक्स कर दूंगा, ठीक है। तो कंपाइलर अपना आप पता चल गया कंपाइलर को कि एक्स क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है। एक्स एक अपने आप में वेरिएबल है, ठीक है। तो आपने प्लस साइन का यूज किया, ठीक है, ध्यान से देखना। ये वेरिएबल है, और ये आपके पास स्ट्रिंग है। तो आपने क्या किया, आपने दो स्ट्रिंग का क्या आपने कॉन्कैटिनेट किया। वैसे तो कॉन्कैटिनेशन सही नहीं है, बट आपने ऐड किया, ठीक है, दोनों को। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो ध्यान से। वैसे तीन तरीके हैं वैसे इसको, ठीक है ना। आप जब भी आपको किसी वैल्यू को डिस्प्ले करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो वो तीन तरीके हैं। पहला तो
पहले में स्ट्रिंग लिख दो प्लस साइन का यूज करके, देन जो वेरिएबल है आपको वो लिखना है। या आप कर सकते हो console डॉट राइट लाइन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एंड देन आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस का यूज करना है, और आपको उसमें क्या क्या डालना है, आपको उसमें कैद करना है एक्स को, ठीक है। अब देखो कंपाइलर समझ नहीं पाएगा, सॉरी मैंने एक सेमी कॉलन मिस कर दिया, ध्यान रखना स्टेटमेंट्स को एंड करना है सेमी कॉलन के साथ में। अब कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर ने क्या किया, इन सभी को ऑरेंज कर दिया। इट मींस कंपाइलर इन सभी को क्या कर रहा है, कंपाइलर इन सभी को एक स्ट्रिंग की तरह ले रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि यार वो रिकॉग्नाइज करे एक्स को एज ए वेरिएबल। तो एक्स को एज ए वेरिएबल कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, जब आप स्टार्टिंग वाला जो आपका डबल कोटेशन मार्क मार्क है ना, जब आप उसके पीछे जब आप एक डॉलर साइन लगा दोगे, तो अपने आप ही वो पहचान जाएगा कि अच्छा हाँ एक्स तो यार वेरिएबल निकला, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। दोनों ही की दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको एक्स की वैल्यू प्रिंट करके देंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। यार सॉरी यार, वो जो पीछे बैकग्राउंड में आपको थोड़ा रंग बिरंगा म्यूजिक सुनने को मिल रहा है, मैं रात को शूट कर रहा हूँ तो वही प्रॉब्लम थोड़ा कर रहा है बट इग्नोर करना यार। और जो जो तीसरा तरीका है वो है आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस एंड देन उसके अंदर जीरो, इंडेक्स जीरो है, ठीक है ना, ध्यान रखना इंडेक्स जीरो है, एंड देन कौन सी वैल्यू एक्स, ठीक है। तो आपके पास तीन तरीके हैं, और तीनों तरीकों का यूज करके आप एक्स की वैल्यू को आप प्रिंट करवा सकते हो। सॉरी, बट यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आप सेव करोगे, इसको वापस से रन करते हैं, तो आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो ये तरीका था कि आप कैसे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, कैसे आप वेरिएबल को असाइन करोगे एक वैल्यू, और कैसे आप राइट लाइन मेथड का यूज करके उन वेरिएबल्स को प्रिंट करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। तो तीन तरीके आपके पास हैं, ठीक है, चीज ध्यान रखना। और ये रूल्स का ध्यान रखना कि कुछ रूल्स बताए थे मैंने आपको ऊपर बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। आप चाहे तो एक स्ट्रिंग को भी क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ स्ट्रिंग इज नेम, और इसमें मैं रखूंगा फ्रैंकलिन, ठीक। तो आप चाहो तो आप इस स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। द डिक्लेयर्ड नेम विल बी फ्रैंकलिन। सो हमें इंस्ट्रक्ट करना है कंपाइलर को कि क्या है ये, सॉरी यहाँ पे आएगा वेरिएबल नेम, ठीक है। और हमें इंस्ट्रक्ट करना है कंपाइलर को डॉलर साइन लगा के कि अंदर जो कर्ली ब्रेसेस में है वो एक वेरिएबल है, वरना वो उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, ठीक है। जैसे रन करोगे, द डिक्लेयर्ड नेम विल बी फ्रैंकलिन, ठीक है। उसी तरीके से कई और तरह के टाइप्स भी मेरे पास हैं, डेटा टाइप्स में बोलो तो, ठीक है। बूलियन भी है, बूलियन बूल B1, ठीक है। तो मैं ट्रू, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ राइट लाइन, ठीक है, डिक्लेयर्ड boolean will be B1, ठीक है, एंड देन एंड विथ ए सेमी कॉलन। ये आपका बूलियन हो गया। देखो एक चीज देखो ध्यान से, और वो ये
कि जब आपने डॉलर साइन का यूज़ नहीं किया, जब आपने डॉलर साइन का यूज़ नहीं किया, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो उसने क्या किया, उसने अंदर पूरा जो भी स्ट्रिंग था सारा उसने प्रिंट कर दिया कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है? बट जैसे ही मैं डॉलर साइन का यूज़ करता हूँ पीछे की साइड पे, तो आप देखना, इसको सेव करके इसको वापस रन करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, इट विल प्रिंट ट्रू, ठीक है? अब देखो ध्यान से, मैंने आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ इस बारे में, और वो ये कि console डॉट राइट लाइन फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट करने के लिए द मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है, एंड विथ ए सेमी कॉलन, ठीक है, और इसके पीछे डॉलर साइन, ठीक है, व्हेन यू रन दिस थिंग आपको इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये आपका इंटीजर का अपर बाउंड हो गया, ठीक है। और अगर बात करूं उसी इंटीजर के उसी इंटीजर के मिनिमम वैल्यू की, तो यहाँ पेस्ट करूँगा, और मैं यहाँ करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर इज मिन वैल्यू, सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे, तो आपको इंटीजर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखेगी, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये एक प्रॉपर्टी है, अगर आप देखो एच खोलू मैं अगर, तो अगर आप देखो इंटीजर, फिर इज इंटीजर, देखो ये रहा, अगर अगर मैं 32 बिट इंटीजर लूँ तो उसमें ये एक मेथड है, इसमें ये क्या है, ये एक, ये सॉरी, ये प्रॉपर ये वो है, फील्ड है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्या लिखा है, इट विल रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन 32 बिट इंटीजर, ठीक है, क्या 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 ये आपको देगा, मैक्स टू मैक्स वैल्यू जो 32 बिट इंटीजर ले सकता है, ठीक है, जो अपर बाउंड है, मतलब अगर मैं आपको उसका भी करके दिखाऊं ना, तो चलो देखो, ये आपका था, ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका था रेंज फॉर इंट, ठीक है। अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ, रेंज फॉर 16 बिट इंटीजर, ठीक है, मैं इसको वही सेम चीज़ को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर 16, और मैं यहाँ लिखूंगा इंटीजर 16, सॉरी, तो आपको ये रेंज मिलेगा 16 बिट इंटीजर का, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको रेंज मिलेगा 16 बिट इंटीजर का। उसी तरीके से अगर मैं जाऊँ 32 बिट इंटीजर पे, ठीक है, अगर मैं जाऊँ 32 बिट इंटीजर पे, अभी वीएस कोड होता ना तो मल्टी कटर में जा सकता था, बट इसमें वो थोड़ा वो नहीं, थोड़ा कोई ना, ये आपको रेंज मिल गया 32 बिट, तो आप देख रहे हैं कि यार हाँ,
जो रेंज है इंटीजर के लिए और 32 बिट इंटीजर के लिए वो सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं 64 बिट इंटीजर की। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 64 बिट इंटीजर की। अब देखते हैं इसका रेंज क्या है। ठीक है, तो पेस्ट, ये आपका रेंज हो गया 64 बिट इंटीजर के लिए। मैं इसको रिप्लेस करूंगा 64, सॉरी फॉर दैट, सेव एंड देन रन। 64 बिट के लिए देखो रेंज कितनी ज़्यादा है। 64 बिट के लिए जो अपर और लोअर बाउंड है वो कितना ज़्यादा है। और अगर हम बात करें 128 बिट कंप्यूटर उसकी 128 बिट इंटीजर की, 128 बिट इंटीजर, तो 60 ये जो 64 बिट कंप्यूटर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना। और वो होगा भी क्योंकि यार 64 बिट कंप्यूटर है, तो मैक्स टू मैक्स 64 बिट इंटीजर को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, कैसे जाएगा 128 बिट इंटीजर पे, तो 128 बिट इंटीजर को तो वो प्रिंट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 64 बिट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 128 बिट के इंटीजर को प्रिंट करा पाए कमांड प्रॉम्प्ट पे, इसलिए वो वार्निंग थ्रो कर रहा है, इन 28 डजेंट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बट सी शार्प की बात करें तो सी शार्प में 128 बिट इंटीजर भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और बात करेंगे सी शार्प के ऊपर। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।